पहला है हमारा वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। आपको सभी को पता है स्पेंसर एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, ध्यान में रखना है उसका पूरा नाम है हर्बर्ट स्केनर। उन्होंने कहा कि शिक्षण, अब यहां पर टीचिंग की बात होगी, अधिगम यानी लर्निंग की बात नहीं होगी। याद रखना है शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिगम को प्रेरित करती है और उसे निर्देशित करने का काम करता है। सबसे पहले तो आप माइंड ये तैयार कीजिए कि आप अब शिक्षण करा रहे हैं, यानी यहां पर टीचर सेंटर हो गया, शिक्षक यहां मेन रोल में है। तो ध्यान में रखना है जब यहां पर शिक्षक मेन रोल में है तो आपको क्या याद करना है, तो आपको याद करना है कि वह क्या होगा, तो शिक्षण की प्रक्रिया में अधिगम के लिए उसे प्रेरित करेगा और शिक्षक है तो उसे निर्देशित भी करेगा, यानी टीचिंग इज द प्रोसेस विच स्टिमुलेट्स करेगा एंड डायरेक्ट लर्निंग के लिए उसको क्या करेगा, तो प्रोत्साहित करेगा। और यह लर्निंग की बातें नहीं बल्कि यह टीचिंग की बातें कहलाएगी। उसके साथ ही आपको एन.एल. गेज के अनुसार भी याद रखना है। एन.एल. गेज ने कहा कि शिक्षण एक ऐसा सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचिंग की प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया का नाम दिया गया एन.एल. गेज के द्वारा, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। देखिए यहां पर आपको परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि यह शिक्षण की बात हो रही है। हम ये प्रयास करते हैं कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो थ्रू लर्निंग और टीचिंग। तो लर्निंग में आप स्वयं के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और टीचिंग में आप दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो टीचिंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप दूसरों के व्यवहार में, ध्यान में रखना है, एक व्यक्ति है जो एक शिक्षक की भूमिका में हो सकते हैं और वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में एक वांछनीय परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर वन इंडिविजुअल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन देयर बिहेवियर ऑफ अनदर। किसी दूसरे के टांग में टांग अड़ाना, बिल्कुल यही क्या है, तो टीचिंग की प्रक्रिया है, याद रखना है आप सभी को। और यह किसने कहा था, जल्दी से बताइएगा, तो ध्यान में रखना है यह एन.एल. गेज ने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार में क्या करेगा, टांग अड़ाएगा, और वो एन.एल. गेज के अनुसार है। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है इन सभी बातों को। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन आपको यह डेफिनेशन है जहां पर B.O. स्मिथ, हम लोग सीधा सीधी उसको स्मिथ कहते हैं, याद रखना। इन्होंने कहा कि शिक्षण यानी टीचिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक एजेंट, तो ध्यान में रखना है शिक्षक को एक एजेंट के रूप में परिभाषित किया है हमारे स्मिथ महोदय ने, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एजेंट दैट इज शिक्षक उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के अधिगम अनुभवों को व्यवस्थित करने का काम करता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, याद रखना आपको, B.O. स्मिथ ने कहा कि शिक्षक क्या करता है स्टूडेंट के लाइफ में, तो आपको ध्यान में रखना है शिक्षक जो है स्टूडेंट के लाइफ के अनुभव को एक व्यवस्थित तरीके से उसको सजाकर उसके अनुभव को, जो भी स्टूडेंट सीखा है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक व्यवस्थित तरीके से सुधारने का प्रयास करता है एक शिक्षक। और शिक्षक को एक एजेंट के रूप में, याद कीजिएगा, शिक्षक को एक एजेंट के रूप में परिभाषित करते हुए उन्होंने ये बातें कहा है, जहां पर आपको याद रखना है कि यह किसका कथन है, तो स्किनर का नहीं बल्कि स्मिथ का है, कोई कंफ्यूजन ना हो। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, ये हमारा हो गया, तो ध्यान में रखना है स्मिथ महोदय ने कहा शिक्षक बेचारा एक एजेंट है जो छात्र जो अपना एक अनुभव रखता है उसको क्या करता है, उस अनुभव को बस व्यवस्थित कर देता है। कैसे व्यवस्थित करता है, जैसे कि अनुभव रखता है बच्चा, क्या करता है कि जब वो किसी भी गलती को करता है तो उस गलती को बार बार करने से डरता है, जबकि वो करना जरूरी भी हो तो वो नहीं उस वर्क को करता है। तो शिक्षक कहता है एक बार हो गया ना गलती, दोबारा नहीं होगा, तुम ट्राई फिर से करो। तो याद रखना है उस अनुभव को वो व्यवस्थित करने का काम करता है जब कोई टीचर होता है। जैसे एक बार मैथ गलत हो जाता है, एक बार रिजल्ट खराब हो जाता है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। एज ए शिक्षक क्या करता है शिक्षक, तो उसको मोटिवेट करने का काम करता है। मोटिवेट करने का मतलब है कि उसको व्यवस्थित तरीके से एक एजेंट के रूप में हम अपने विद्यार्थी को व्यवस्थित तरीके से उसके अनुभव को सजाने का काम करते हैं, व्यवस्थित करने का काम करता है, और यही स्मिथ महोदय ने कहा, बिल्कुल ध्यान में रखना है।
अगला चलिएगा मॉरिसन, याद रखना आपको एचसी मॉरिसन के अनुसार उन्होंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विशेषज्ञ एक अनुभवहीन व्यक्ति को, बिल्कुल ध्यान में रखना है, मॉरिसन याद रखना है, मॉरिशस, आपको विशेषज्ञ बनना है तो आप मॉरिशस चले जाइए। क्या याद रखना है? आपको अगर विशेषज्ञ बनना है तो आप मॉरिशस चले जाइए। यानी मॉरिशस ने कहा शिक्षक को एक विशेषज्ञ, क्या कहा? ध्यान में रखना है कि उन्होंने शिक्षक को एक विशेषज्ञ का दर्जा दिया है, जबकि स्मिथ ने शिक्षक को एक एजेंट का दर्जा दिया है। आप देख सकते हैं। तो मॉरिशस जाके आप विशेषज्ञ बनेंगे, और विशेषज्ञ क्या करता है? तो एक अनुभवहीन अबोध बालक है जिसको आगे की शिक्षा के लिए अनुभव को क्या करता है? एक व्यवस्थित तरीके से आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। तो यह बात किसने कहा? तो ध्यान में रखना है, वह कहा है मॉरिसन। याद रखना है एचसी मॉरिसन। मॉरिसन ने विशेषज्ञ यानी विशेषज्ञ बनना है तो आप मॉरिशस चले जाइए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये जो हमारा क्या था, याद रखना है, ये जो कथन था अधिगम में मनोवैज्ञानिक का कथन, इससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर हर वर्ष पूछा है, तो ध्यान में रखना है। अधिगम की प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग, प्रोसेस को समझेंगे, तो याद रखना है अधिगम एक क्रमिक और सक्रिय प्रक्रिया है। नोट कर लीजिए, अधिगम एक क्रमिक और सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल नोट कर लेना है। और याद रखना है इस अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। ध्यान में रखना है कितने चरण होते हैं इसके स्टेज। चरण मतलब यहां पर स्टेज याद रखना है। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है इफर्ट, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है आउटकम। ध्यान में रखना है, पहला है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा कहेंगे, याद रखना है, मोटिवेशन को प्रेरणा कहेंगे। प्रेरणा वह आंतरिक और बाहरी शक्ति है। मोटिवेशन क्या है? आपको अपने अंदर में एक मोटिवेशन जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, या फिर आप संदीप माहेश्वरी को देखकर आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो ध्यान में रखना है कि आपको मोटिवेशन यानी प्रेरणा मिल रहा है। किससे? तो ध्यान में रखना है आपको किसी बाह्य फोर्स से या फिर आंतरिक फोर्स से आपको मोटिवेशन मिल रहा है। प्रेरणा जो है वह आंतरिक और बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है। वह जिज्ञासा, आवश्यकता, रुचि और लक्ष्य के रूप में हो सकता है। यह हमारा मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के अधिगम आरंभ नहीं होता है। याद रखना है मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। अभी आपको मोटिवेशन मिला है एस्टेट करने का, क्यों? क्योंकि आगे में टीआरई 3 के बाद 4 आना है और लाइब्रेरी की भर्ती 16 साल बाद आया है। तो ध्यान में रखना है आपको मोटिवेशन हाई है। यह क्या है? एक बाहरी शक्ति है, आपको ध्यान में रखना है। यह एक एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एक इंटरनल फोर्स भी आपके अंदर वर्क कर रहा है, वो है क्या? तो हम बेरोजगार हो गए हैं, या फिर हम प्राइवेट में जूझ रहे हैं, हमें कम सैलरी मिलती है, हमारा पीएफ नहीं कटता है, ये सभी बातों पर हम चिंतित रहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब और हमें चाहिए अपने स्टेट में जॉब। इसके लिए भी हम मोटिवेटेड होके इस लाइब्रेरियन के कोर्स में, इस एस्टेट के कोर्स में, इस टीआरई के कोर्स में इतना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लगे हुए हैं। अपना कीमती वक्त जहां पर आप रोजगार में दे रहे थे, अभी पढ़ाई में दे रहे हैं। यह क्या है? यह एक अधिगम का प्रकार है जहां पर आपको एक स्टेज पढ़ाया जाता है मोटिवेशन का, प्रेरणा का। तो याद रखना आपको प्रेरणा एक सेल्फ इंफॉर्मेंस में है, अपने से ही आप ताकत लगा रहे हैं या कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, यह दोनों बातें याद रखना है। याद एकदम रखना है। इससे आपकी क्या होती है? तो आपका जिज्ञासा बढ़ता है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आप में रुचि का विकास होता है और आप लक्ष्य के अनुरूप उस पर वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान में रखना है, जैसे कि एक उदाहरण देकर समझाया गया है। याद रखना है, अगर एक बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है, ध्यान में रखना है, अगर एक बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है तो उससे प्रेरणा मिला कहां से? तो ध्यान में रखना है उन्हें प्रेरणा मिला होगा किन्हीं का वीडियो देख के, जहां पर वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलता है बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से। ध्यान में रखना है, जबकि उसे अपने से भी शर्म आया होगा किसी टेस्ट को देने के बाद, उसे अपने में ही लगा होगा कि हम भी एक अच्छा सा मोटिवेटर बनेंगे और इंग्लिश में सबसे बात करेंगे। तो यह क्या हो गया? प्रेरणा की बात हुआ। सेकेंड स्टेज में उस प्रेरणा पर उन्होंने प्रयास किया। क्या किया? जब प्रेरणा मिलता है तो वह उस पर लग जाता है, जहां पर वो प्रयास करता है, इफर्ट लगाता है। जब प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति सीखने के लिए सक्रिय प्रयास करता है, एक एक्टिव इफर्ट लगाता है, जैसे कि वह पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है, अभ्यास करना शुरू कर देता है और वह सवाल जवाब पूछना प्रारंभ कर देता है। और यह प्रयास यानी यह इफर्ट अधिगम
प्रक्रिया को गति देने का कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा स्टेज उसे गति देने का कार्य करता है, कौन सा स्टेज उस प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करता है। तो ध्यान में रखना है आपका जवाब क्या होगा, तो वह है हमारा इफर्ट, जो कि सेकेंड स्टेज पे आता है। ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए अब क्या किया, तो उन्होंने प्रयास किया। जो बच्चा सोच रहा था कि हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, उन्होंने प्रयास करना शुरू किया और वह डेली 30 मिनट अंग्रेजी के शब्द को सीखने और उसे अभ्यास करने में लगाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रतिक्रिया, इसके बाद क्या होता है, तो प्रतिक्रिया आती है, यानी रिस्पांस मिलता है कि सीखते समय व्यक्ति जो भी प्रतिक्रिया देता है वह सही उत्तर देना, गलती करना और कुछ नया प्रयास करना। यह प्रक्रिया अधिगम को और भी दिशा प्रदान करता है। आप सभी समझ रहे हैं कि आपको रिस्पांस क्या मिला। जब आपने आधा घंटा करके एक सप्ताह पढ़ा है तो आप थोड़ा बहुत बोलने सीख जाते हैं। जो पहले लैंग्वेज था आपका, वह वर्तमान में आपका सुधरता हुआ चला जाता है। वह क्या होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, जो कि थर्ड स्टेज में आता है। बच्चों ने याद रखना है, शिक्षक बच्चों से एक वाक्य बनाने देता है और वह प्रयास किया है चूंकि, तो वह सही बना लेता है और इसे प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो परिणाम क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि चौथा स्टेज है हमारा लर्निंग का, वो परिणाम देता है। यानी अब आप प्रक्रिया के बाद अस्थायी व्यवहार में आपका परिवर्तन हो चुका है, वह उसका अधिगम का परिणाम आ चुका है। उन्हें नए ज्ञान और कौशल और उसके दृष्टिकोण में बदलाव हो चुका है और अब वो इंग्लिश बोलना सीख गया है। ध्यान में रखना है कि बच्चा एक हफ्ते बाद बिना कोई सहायता के सरल तरीके से इंग्लिश में बातचीत कर लेता है और यह अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह प्रक्रिया पुनरावृत्ति और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। यानी यह प्रोसेस, यानी लर्निंग की प्रोसेस, आपको ध्यान में रखना है कि वह रिपीटेशन और फीडबैक पर और भी निखरते जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिगम की विशेषता ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यह एक अस्थाई और दीर्घकालीन यानी मरण तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का हो सकता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी लाइन आपके ऑप्शन में रह सकता है। ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो अधिगम के तरीके यानी मेथड ऑफ लर्निंग देखेंगे। मेथड ऑफ लर्निंग में हम लोग 3 मेथड को अच्छे से पहले समझेंगे। ध्यान में रखना है, आगे टॉपिक में हमारा है अधिगम के लिए, अधिगम का और अधिगम, 3 बातें जो हम लोग देते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम मेथड ऑफ लर्निंग की बात करें तो अवलोकन द्वारा सीखना, यही है हमारा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ध्यान में रखना है, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं हम लोग। सीखने के तरीके में हम लोगों को लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन करना है, लर्निंग ऑफ क्या है, इमिटेशन करना है और लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर यानी गलती करके भी हम लोग सीखते हैं। यह तीनों तरीका है। ध्यान में रखना है, इस पद्धति में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार, गतिविधियां और परिणामों को देखकर संदर्भ, याद रखना है, सांदर्शी अधिगम यानी ऑब्जर्वल लर्निंग इसे कहा जाता है और लर्निंग की प्रक्रिया पूरा करता है। अवलोकन यानी आप दुनिया समाज को देखकर, जरूरी नहीं है कि आपका ही हाथ पैर टूटे एक्सीडेंट में तो आप सीखेंगे, सामने में हुआ एक्सीडेंट को भी देख के आप सीख जाते हैं कि हमें ड्राइव अच्छे से करना है, स्लो चलाना है, नॉर्मल कंडीशन में हमको गाड़ी चलानी है। तो याद रखना है, इसे अवलोकन करके हमने सीखा। उसी तरह से अब अनुकरण द्वारा भी हम सीख सकते हैं, लर्निंग बाय इमिटेशन। याद रखना है, इस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के कार्य को, उसकी भाषा को, उसकी भाव भंगिमा को और व्यवहार का नकल करके, यानी यही हुआ इमिटेट करके सीखता है और उसी माध्यम में उसको बोलने का प्रयास करता है लर्निंग के माध्यम से। याद रखना है, इसे कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन यानी अनुकरण के द्वारा अधिगम। अगला है हमारा परीक्षण और त्रुटि के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल और एरर। ध्यान में रखना है, इस विधि में व्यक्ति अलग अलग प्रयास करता है, गलतियां करेगा और फिर उसका सही उत्तर तक पहुंचेगा और वह अनुभव आधारित अधिगम को पूरा कर पाएगा। ध्यान में रखना है, इस बातों को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है, आप उसे आत्मसात कर लेंगे। और तीसरा के बाद चौथा है प्रयास और अभ्यास के द्वारा भी सीखते हैं, लर्निंग बाय प्रैक्टिसेस एंड रिपीटेशन। यानी जब आप बार
बार बार अभ्यास करेंगे तो अधिगम का कार्य बहुत ही सुदृढ़ और अस्थायी हो जाता है। और इसे प्रैक्टिस मेक परफेक्ट के रूप में आप जानते भी हैं। तो प्रैक्टिस यानी करते करते अभ्यास आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लर्निंग का प्रोसेस और भी परिपक्व हो जाएगा और सबसे बेहतरीन आपको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रयास और अभ्यास द्वारा अधिगम माना जाता है। जैसे कि विद्यार्थी अगर गणित के सवाल को एक बार बनाएगा तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब उसे बार बार करेगा तो वो गणित में दक्ष हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला हम अनुभव से भी अधिगम प्रयास सीख जाते हैं। व्यक्ति जीवन के विषम स्थितियों को सामना करते हुए ज्ञान और कौशल अर्जित करता है, उसे अनुभव आधारित अधिगम कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रेरणा से भी हम लोग अधिगम करते हैं। लर्निंग बाय मोटिवेशन हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया। यह एकदम ध्यान में रखना है कि यह आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बस पूछे जाते हैं जो हम बताते हैं। जैसे लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, सतत है क्या है, इसी बात को बस ध्यान में रखना है। आपको हम यहां दे दिए हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर क्या क्या हमने बताया। आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये स्लाइड दे दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए तो शॉर्ट नोट में आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके होंगे। अब हमारा बारी है टेस्ट का। तो जी हाँ, पूरे 30 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप हमारे साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट में आप अपना आंसर दीजिए। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से कमेंट में अपना आंसर देते चलिएगा। अधिगम क्या है, आपको समझ में आ गया कि अधिगम एक क्या है, तो अनुभव और अभ्यास द्वारा अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन है। वो अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताइएगा। अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख घटक आपको बताना है क्या है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से है, तो हमने बताया आपको प्रमुख घटक यानी आपको कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस बताना है। तो याद रखना है आपको मोटिवेशन, उसका रिस्पॉन्स और उसका परिणाम यानी प्रेरणा, प्रतिक्रिया और परिणाम, पीपीपी हिंदी में पा 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 याद रखना है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयत्न और भूल। जल्दी से बताइएगा, प्रयत्न और भूल अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका आंसर। तो याद रखना है प्रयत्न और भूल किसने दिया है, जल्दी से बताइएगा। ध्यान रखना है प्रयत्न और भूल के लिए आपको जल्दी से बताना है क्या होगा। तो याद रखना है यह प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, यह एक नाम ही है। याद रखना है थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ध्यान में रखना है। सभी को राधे राधे। जी हाँ, नमस्कार सभी को। थॉर्नडाइक यानी ट्रायल एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। अगला देखिएगा, स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है। ध्यान रखना है क्या, स्किनर। तो याद है वह हो जाएगा आपका क्या, तो यहां देखिए ऑप्शन बदल गया है। स्किनर के लिए हमने कहा था रीइंफोर्समेंट की बात होगी, उसी तरह का यह है हमारा वर्ड क्रिया प्रसूत अनुबंधन। याद रखना है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिल्कुल कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। जी हाँ, ये सीटेट में भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है ऑपरेंट एंड कंडीशनिंग। आप इंग्लिश याद रखें, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। स्किनर के लिए ध्यान में रखना है ऑपरेंट, स्कैन करने के लिए आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑपरेंट यानी ऑपरेट करना, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोन ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। देखिएगा, लर्निंग के लिए अभी आपको लेवल 1 का क्लास मिल रहा है। बेहतरीन तरीके से कंटेंट हमारा तैयार हो रहा है और पूरे यूनिट का एक वीडियो आएगा जो कि आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाएगा और वो सबसे उच्च स्तरीय होगा, हाई लेवल का वो थ्योरी होगा। और हम जल्द ही ला रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित। तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जल्द ही शुरू करेंगे, जहां पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। याद रखना है वो सभी यहीं पर बात होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको पावलोव ने दिया था, उन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया, जल्दी से आपको बताना है। सही बात है, याद रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग। याद रखना है कंडीशनर से आजकल डॉगी नहाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पावलोव ने दिया था क्लासिक कंडीशनिंग का थ्योरी, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अधिगम का सबसे प्रारंभिक रूप आपको देखना है, तो याद रखना है सबसे प्रारंभिक रूप क्या है, याद रखना है क्या होगा प्रारंभिक रूप। अगर अधिगम का सबसे
प्रारंभिक रूप की बात करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा 6 नंबर का जवाब क्या होगा? 6 नंबर का जवाब जल्दी से आना चाहिए। बिल्कुल, अधिगम का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है? जल्दी से बताना है। ए नंबर आंसर आ रहा है, 6 का ए नंबर आ रहा है। देखिए, अभ्यास तो जब करेंगे ना, जब आप अधिगम की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभिक रूप की बात कर रहे हैं, आपका आंसर ए नहीं होगा, बल्कि आप देखिए, जब अधिगम करते हैं तो सबसे पहले हम अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखना है, पहला स्टेज है हमारा इमिटेशन, याद रखना है। ये बातें प्रारंभिक में आएगा, भूलना नहीं है इन सभी बातों को। अगला चलिएगा, अगला है जब अधिगम को प्रेरित करने वाला, सबसे महत्वपूर्ण तब प्रेरित करने वाला, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन आएगा? हां, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान में रखना है। अधिगम की प्रक्रिया में आपको ध्यान में रखना है, हिंदी क्वेश्चन दिखाई नहीं देती है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कलर कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखेंगे। सीखने की हिंदी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रही है, ठीक तो है? ठीक है, चलिए। सीखने की प्रक्रिया में आपको जल्दी से बताना है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट में तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आएगा मोटिवेशन यानी प्रेरणा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रेरणा आएगा, उसके बाद 1 नंबर में प्रेरणा आएगा। दूसरे नंबर में क्या होगा? बोलिए, दूसरे नंबर पर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा? तो दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है, मोटिवेशन के बाद आप प्रयास करेंगे, फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे, और सबसे बाद में आएगा परिणाम। याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में एक बताइए। ध्यान में रखना है, तो याद रखना है, प्रभावित करता है आपका मोटिवेशन का लेवल, कैसा मोटिवेशन है, इससे आपका क्या होगा? लर्निंग का प्रोसेस और भी परिपक्व होगा। ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में सबसे आवश्यक नियम कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार सबसे आवश्यक नियम कौन सा है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, लॉ ऑफ रीडनेस होगा, या फिर लॉ ऑफ यूनिटी होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की सबसे आवश्यक नियम कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है। सी नंबर आ रहा है, लॉ ऑफ रीडनेस। 9 का सी, 10 का जवाब देना है। 10 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, क्या होगा? तो याद रखना है, इसका जवाब है आपका बी नंबर, प्रभाव का नियम। क्या ध्यान में रखना है? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार सबसे आवश्यक नियम में से एक है। चलिए, अधिगम सिद्धांतों का सबसे व्यवहारिक उपयोग कहां होता है? जल्दी से बताइएगा, अधिगम सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, 11 नंबर, अधिगम सिद्धांतों का सबसे व्यवहारिक उपयोग कहां होता है? जल्दी से बताना है। बी नंबर, कक्षा शिक्षण में अधिगम सिद्धांत का सबसे व्यवहारिक है, याद रखना है, खेल के मैदान में होगा आपका सही जवाब। खेल के मैदान में सबसे व्यवहारिक रूप से हम सीखते हैं, खेल के मैदान में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम यानी इनसाइटफुल लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से बताइएगा, इनसाइटफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है? कोहल वर्ग ने। किसने दिया है? कोहल वर्ग ने। आपको नेक्स्ट क्लास ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले जितने मनोवैज्ञानिक है, यूनिट 2 शुरू करने से पहले हम आपको सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में मूल बातें समझा देंगे। याद रखना है, मनोवैज्ञानिक के द्वारा जितनी भी बातें कही गई है, कौन सा मनोवैज्ञानिक किस से संबंधित है, सबसे पहले 2 क्वेश्चन फिक्स है। इसीलिए कल का क्लास मनोवैज्ञानिक पर आधारित होगा, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा 12 नंबर। अगला चलिएगा, कह रहा है कि बंधन का निर्माण किस सिद्धांत का भाग है? जी हां,
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज पार्ट ऑफ विच थ्योरी, जल्दी से बताइएगा। तो बंधन का सिद्धांत बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। बंधन का सिद्धांत आपको हमने बताया कि थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया, इसी में आपको बंधन का नियम ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक साहब का दिया हुआ है बंधन का निर्माण का सिद्धांत, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा 14 नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में क्या चीज फीडबैक कहलाती है? फीडबैक क्या है, जल्दी से बताइएगा। फीडबैक क्या है? अगर आपने कोई प्रतिक्रिया किया है, याद रखना है, जब किसी चीज का रिस्पांस को आप शो कर रहे हैं तो उसके परिणाम को आप फीडबैक देके बताते हैं। जैसे कि कॉल आता है और आपको पूछता है, आपको सुविधा प्रदान करता है और बाद में आपको फीडबैक देने के लिए कहता है, यानी उस कार्य के परिणाम को, उस प्रतिक्रिया है जो कि आपके प्रयास के परिणाम को दर्शाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा 14 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नाम पावलोव, ध्यान में रखना है। पावलोव का प्रयोग किस प्रकार के अधिनियम को, अधिगम को प्रदर्शित करता है? पावलोव में ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको, क्लासनिंग कंडीशनिंग किसका था? जल्दी से बताइएगा। क्लासनिंग कंडीशनिंग किसका था? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से। पावलोव का प्रयोग किस प्रकार का अधिनियम को प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइएगा। क्या होगा? 15 का जवाब आ चुका है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है आपका बी नंबर 15 का आ रहा है, 15 का ए भी आ रहा है। अब बोलिए क्या होगा, और एक कमेंट का हम इंतजार करेंगे। 15 नंबर में पावलोव का प्रयोग किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित करता है? ए बी में काफी कंफ्यूजन है, ध्यान में रखना है आपको, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ए नंबर आपका सही जवाब है। क्यों और कैसे, इस पर हम लोग मनोवैज्ञानिकों को जब हम पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अधिगम बहुत ही जरूरी है कि हम लोग मनोवैज्ञानिक के आधार पर अधिगम को अच्छे से समझेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम एक सामाजिक पहलू को दर्शाता है? कौन सा जो है वह सामाजिक पहलू को, अगर आप अभ्यास करते हैं तो वह अकेला है, अकेले पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सहपाठियों से सीखना, अधिगम यानी लर्निंग फ्रॉम पीयर्स ग्रुप के साथ सीखना, बिल्कुल ध्यान में रखना है। वेंडूरा का याद रखना है सोशल लर्निंग थ्योरी, वेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी किस बात पर आधारित है? जल्दी से बताइएगा। जब सोशल लर्निंग है, समाज से सीखने की बात है, तो वह क्या होगा? वह अवलोकन और अनुकरण को बढ़ावा देगा। बिल्कुल आपको वेंडूरा का यह सिद्धांत बिल्कुल ध्यान में रखना है। सीखने का पहला चरण, जल्दी से बताइएगा, मोटिवेशन, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम में सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट का कार्य क्या कहता है? जल्दी से बताइएगा। रीइंफोर्समेंट जो है वह क्या करता है? तो वह फोर्स देता है और सही व्यवहार को मजबूत करने का कार्य करता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे प्रभावी अधिगम कब होता है? ध्यान में रखना है, सबसे प्रभावी अधिगम जो है जब कोई छात्र रुचि लेकर पढ़ता है तो सबसे अच्छा अधिगम कहा जाता है। व्हेन स्टूडेंट लर्न्स विथ इंटरेस्ट, तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है। अधिगम की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने त्रुटियों को पहचान कर उसे सुधारना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है, जब त्रुटि को वह पहचान कर सुधारता है उसे कहते हैं आत्मशोधन की अवस्था, सेल्फ करेक्शन स्टेज, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपको याद रखना है, अभी जस्ट 10 मिनट के बाद आपका रात का जो मैराथन अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, तो आपको अभी तुरंत ज्वाइन करना है अगले सेशन में, तो इसीलिए 10 मिनट का रेस्ट देंगे। चाय नाश्ता बिस्किट आप खाएंगे और अगला क्लास ज्वाइन करेंगे, ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ रीडनेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान में रखना, रीडनेस दैट इज आप तत्पर हैं, इसलिए तो याद रखना है सीखने के लिए। तो सीखने की मानसिक तत्परता, मेंटल पार्टिस क्या है? क्या है? प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह हो जाएगा मानसिक तत्परता का नियम जो कि लॉ ऑफ रीडनेस को दिखाता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम सिद्धांत में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ध्यान में रखना है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत कि क्या है, इसका क्या अर्थ है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ध्यान में रखना है क्या, तो जब कभी आप पहले से सीखी हुई बातें हैं और उसको नए अधिगम में उसको अप्लाई करते हैं तो याद रखना है उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ध्यान में रखना है।
जब छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखना चाहता है, सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? जल्दी से बताइएगा। उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। याद रखना है आपको, अनुभव के आधार पर जब सीखता है तो उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं, और जब करके सीखता है तो उसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अनुभवात्मक अधिगम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिगम में याद रखना है लेटेंट लर्निंग एक वर्ड आता है। लेटेंट लर्निंग का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइएगा। तो लेटेंट हीट आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। लेटेंट हीट क्या होता है? तो जितना देर आप ताबा को गर्म करते हैं, कुछ सेकंड तक आपका हीट बर्बाद होता है, और कुछ भी गर्म नहीं होता, रत्ती भर भी गर्म नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, वो हीट जो बर्बाद हुआ वो लेटेंट हीट है। उसी तरह से लेटेंट लर्निंग भी क्या होता है? वह छिपा हुआ लर्निंग, लेकिन बाद में उसे व्यक्त होने में सपोर्ट करता है। याद रखना है, हिडन लर्निंग आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अधिगम दृष्टिकोण में छात्र की भूमिका क्या होती है? बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। याद रखना है, जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अधिगम होगा तो उसमें एक्टिव कंस्ट्रक्टर होगा, यानी सक्रिय निर्माता के रूप में अधिगम करता होंगे। याद रखना है, अधिगम की सफलता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम की सफलता को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका बताइए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू मेजर लर्निंग सक्सेस क्या होगा? तो याद रखना है, इसको हम लोग उसी से मापते हैं। क्या? तो याद रखना है कि कितना व्यवहार में बदलाव हुआ, चेंज इन बिहेवियर। याद रखना है, यही अधिगम की सफलता को मापता है। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। कौन सा सिद्धांत कहता है अधिगम पूर्व अनुभवों और सामाजिक संपर्क पर आधारित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम पूर्व अनुभवों और सामाजिक संपर्क पर आधारित है? जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, यह हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही कहता है, सोशल लर्निंग थ्योरी। बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, अधिगम के दौरान आपको याद रखना है स्कैप फोल्डिंग। बिल्कुल कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कैप फोल्डिंग किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? स्कैप फोल्डिंग जो है ना, जब आपको याद रखना है कि लर्नर यानी कोई छात्र धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, अग्रसर होता है, तो उसको कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, टू ग्रेजुअली मेक लर्नर्स इंडिपेंडेंट जब वो बन जाएगा, उसी को कहेंगे स्कैप फोल्डिंग। ध्यान में रखना है। किस प्रकार का अधिगम तब होता है जब छात्र समस्या को अचानक हल कर देता है? किस प्रकार का अधिगम होता है? तो ध्यान में रखना है, इसी को जब अचानक कोई समस्या को छात्र हल कर देगा तो याद रखना है, उसको कहते हैं हम लोग इनसाइट लर्निंग, जिसको अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट जैसा आंसर बता रहे थे, तो किनका कितना आंसर आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना मार्क्स आया, जल्दी से बताइएगा।